हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड 2020 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग 2022 में बिहार बीएड का एग्ज़ाम देंगे, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 2021 बिहार बीएड का क्वेश्चन पेपर कवर करा दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार बीएड 2022 से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग 2022 बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सेशन है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको जो है पैटर्न पता चलता है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसका आपको आइडिया लग जाएगा। 2021 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, ये सेक्शन 1 है। टोटल 5 सेक्शन में प्रश्न पूछा जाता है, 120 प्रश्न होते हैं। देखिए, सेक्शन 1 में जो है अंग्रेजी का प्रश्न है, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, फाइंड द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग इन गिवन आइटम्स। यहाँ अपोजिट आपको बताना है। पहला प्रश्न पढ़िए, द टीचर वाज हैप्पी विथ द स्टूडेंट। हैप्पी का आपको अपोजिट बताना है, उल्टा बताना है। तो हैप्पी का मतलब क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि द सोल्जर वाज काइंड। यहाँ काइंड का अपोजिट आपसे पूछा गया है, तो काइंड मतलब दयालु होता है, और यहाँ देखिए क्रूअल मतलब जो है कठोर होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स इन बिलो गिवन आइटम्स चूज द करेक्ट वन रिफ्लेक्टिंग मीनिंग। देखिए, एनिमल डेट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, उसको क्या कहा जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है एम्फीबियस। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगर आपको आंसर पता है पहले से तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। देखिए, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, ठीक है। तो देखिए, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पॉलीगेमी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट ए पार्टिकुलर टाइम, उसको क्या कहा जाता है? उसको मोनोगैमी कहा जाता है, ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पीपुल एट द सेम टाइम, उसको कहा जाता है बाईगेमी। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि ए थिंग विच इजिली कैचेस फायर, ये क्या कहलाता है? तो इनफ्लेमेबल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न, 15 क्वेश्चन अंग्रेजी से और 15 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं। एन अनमैरिड मैन, तो उसको बैचलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एनिमल डेट फीड्स ऑन ग्रास, उसको क्या कहा जाता है? उसको हर्बीवोरस कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कार्निवोरस कहा जाता है, जो मांसभक्षी होते हैं, मीट खाते हैं, उनको कार्निवोरस कहा जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की उपलब्ध करवाऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज फॉलोड बाय अल्टरनेटिव मीनिंग्स ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, चूज द करेक्ट। यहाँ पर देखिएगा, वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स। यहाँ गिव अप का आपसे जो है मीनिंग पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर इसका लीव हो जाएगा। जो बुरी आदत है उनको छोड़ देना चाहिए, तो यहाँ पर लीव हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, सरदार पटेल वाज आयरन मैन। यहाँ आयरन मैन का मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोमा लगाया गया है, तो ये मैन ऑफ फॉर्म डिटर्मिनेशन, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, द बॉय वाज नॉक्ड डाउन बाय ए ट्रक। अब यहाँ देखिए नॉक्ड डाउन बताना है आपको, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रश्ड डाउन, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तो इसका हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन शुड नॉट मेक इरेलीवेंट रिमार्क्स, वन शुड नॉट मेक इरेलीवेंट रिमार्क्स, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? नॉट बीइंग टू द पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, वर्क हार्ड, खाली स्थान दिया गया, यू शुड फेल,
तो यहाँ पर देखिएगा लेस्ट वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। उसके बाद देखिएगा वी सेल्ड, खाली स्थान दिया गया है द रिवर, तो सही आंसर इसका हो जाएगा वी सेल्ड डाउन द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है अंग्रेजी का, एट लास्ट ही इल्डेड, खाली स्थान दिया गया द टेम्पटेशन, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एट लास्ट ही इल्डेड टू द टेम्पटेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी टू राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन 2 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड 2 सेक्शन 2, यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन है। दारा का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर पत्नी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, मूर्धन्य व्यंजन पूछा जा रहा है, तो इसमें जो मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड और ढ। इनमें से कौन तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द बताना है इसमें से, बताइए राइट आंसर। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द आपको चुनना है, तत्सम शब्द बताइए, तो ये आपका हो जाएगा ओज, ओज जो है तत्सम शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपसे पूछा गया है, ये आपका वर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर की चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ये 16 मात्राएं होती हैं। उसके बाद देखिए रामचरितमानस की रचना शैली क्या है, तो ये दोहा चौपाई शैली है, दोहा चौपाई शैली है। अच्छा रामचरितमानस के लेखक कौन है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से महाप्राण ध्वनि चुने, तो ये आपका ख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की है। उसके बाद देखिए दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह चुना, आहा। अब देखिए यहाँ पर आहा जो है, आहा के बाद इस तरह का जो चिन्ह लगाया जाता है विस्मयादि बोधक जो होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इनमें अल्प विराम चिन्ह, तो अल्प विराम आपको पता है कोमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगता है शब्द के और प्रत्यय बाद में लगता है, तो देखिए यहाँ पर पराजय में जो है, पराजय में जो है परा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप चुने, अपने हाथ से स्वयं काम करो, इस वाक्य का शुद्ध रूप आपको चुन करके बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा अपना काम स्वयं करो। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा और कहीं कहीं लिखा भी रहता है कि अपना काम स्वयं करें। उसके बाद देखिए बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है, चिड़िया का बहुवचन आपको बताना है, तो चिड़िया का जो बहुवचन हो जाएगा वो आपका ये जो लिखा गया है चिड़िया, वो सही लिखा गया है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो है ये सम उपसर्ग जो है, यहाँ पर देखिए हलंत लगा हुआ है, ये बिल्कुल जो है करेक्ट है। उसके बाद देखिए निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, नहीं यहाँ पर लगा हुआ है, आ उपसर्ग नहीं है, ये आपको बताना है, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आदरणीय। ठीक है, इसमें जो है आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसमें जो है प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से देखिए अब रीजनिंग का, यहाँ पर देखिए तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन यानी कि लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग जो है अब शुरू होगा, ये सेक्शन 3 है। अभी देखिए यहाँ से जो है रीजनिंग में और जीके जीएस और फ्रेंड्स जो आपका टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड है उसमें हिंदी में भी प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी में भी प्रश्न रहेगा, तो जिस भाषा में आपको सुविधा होगी उस भाषा में आप फ्रेंड्स आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हिंदी में आपको बता दूंगा, देखिए थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको और स्पष्ट दिखाई दे। देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है, ये पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप सीधे जो है यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, पी के बाद यू है, ये पी यू वाई, इस तरह से आप सीरीज को हम पकड़ेंगे तो पी के बाद यू है। अब देखिए पी के बाद यू के बीच जो है 4 जो पी में +4 जब करेंगे तो यू आ जाएगा, यानी कि 4 का जो है गैप है बीच में। उसके बाद यू के बाद वाई में जो है 3 का गैप है, उसी प्रकार से अब 2 का गैप होना चाहिए, तो वाई के बाद 2 का गैप क्या हो जाएगा, वाई जेड और फिर क्या होता है ए और फिर बी, इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, तो 2 का गैप हो जाएगा वाई और के बाद, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी आ जाएगा, फिर बी के बाद अब एक हमने 2 का बनाया तो अब जो है 1 का गैप होगा, तो बी और सी, उसके बाद डी, तो देखिए यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो रहा है, यानी कि
पहले बी होगा, ठीक है। तब यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना। अब देखिए डी के बाद ई, डी के बाद ई यानी कि ये कंटिन्यू है, उसके बाद ई के बाद जी, ई के बाद जी यानी कि 2 का गैप हो जा रहा है। फिर जी के बाद क्या होगा, जी के बाद जो है फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, जी के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जे हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही दिया गया है। तो रीजनिंग बहुत ही सिंपल होता है, आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं आंसर आपको बताते चलता हूँ, ठीक है। देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जेड और ई बिल्कुल जो है आपका कह सकते हैं कि उल्टा कॉम्बिनेशन दिया गया है। ए स्टार्टिंग है, जेड एंड है, तो इस प्रकार से दिया गया है। फिर बी और ई का दिया गया है, आर और आई का दिया गया है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एन और एम का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि प्रश्न को पहले ध्यान से इसको पढ़ेंगे कि प्रत्येक प्रश्न में ए और बी 2 कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के परिणाम भी हो सकते हैं। दोनों कथन का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये जो है ये कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में भारी गिरावट आई है, और बी में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको मदद मिलेगी। देखिए इसमें कहा गया है कि कथन ए कारण है और कथन बी जो है प्रभाव है, फिर कथन बी कारण है और कथन बी कारण है और कथन ए उसका प्रभाव है। फिर देखिए कथन ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। फिर देखिए कहा गया कि यदि कथन ए और कथन बी दोनों किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कोई संबंध आपको दिख रहा है क्या, पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में भारी गिरावट आई है, पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। तो इस तरह से कोई यहाँ पर जो है समानता, कोई भी कारण और कोई भी परिणाम यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि यदि कथन ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है प्रश्न दिया गया है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया और निष्कर्ष आपसे यहाँ पर पूछा गया है। कह रहा है कि सभी चूहे जो हैं, ये मान लीजिए चूहा है, रैट में लिख देता हूँ, सभी चूहे जो है ये बिल्ली हैं, कैट हैं। उसके बाद देखिए सभी बिल्लियाँ जो है ये कुत्ते हैं, सभी बिल्लियाँ जो हैं ये कुत्ते हैं। अब कह रहा है यहाँ से आप पढ़िएगा निष्कर्ष में पहला नंबर कि कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं, बिल्कुल सही है। कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, ये भी सही है, यानी कि दोनों जो है सही दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों तर्क संगत हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए कह रहा है कि सभी मुर्गियां जो हैं, हैन में लिख देता हूं, ये चिड़िया हैं यानी कि बर्ड हैं, और कुछ बकरियां जो हैं मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां जो हैं यानी कि कुछ गोट जो हैं ये मुर्गियां हैं, हैन हैं। तो देखिए कुछ बकरियां चिड़िया हैं, कुछ बकरियां जो हैं चिड़िया हैं, ये सही दिया गया। सभी मुर्गियां यानी कि जो सभी हैन हैं वो चिड़िया हैं, नहीं कुछ यहाँ पर गोट भी हैं, इसीलिए पहला जो है ये सही होगा। केवल एक निष्कर्ष तर्क संगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। राइट आंसर मैं इसका आपको बता देता हूँ, 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर, 39 नंबर का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप पढ़ेंगे, देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए, यहाँ पर इतना लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे कथन को तो आप इसका इजीली आंसर देंगे। देखिए कह रहा है कि 5 या इससे अधिक उम्र के बच्चों को स्कूल भेजना वांछनीय है। अब यहाँ पर इसका अनुमान जो लगाया गया है, यहीं से आपका आंसर चुन करके बताना है। देखा अनुमान में 1 और 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष या इससे अधिक बच्चों को स्कूल भेजना वांछनीय है। इसमें अनुमान कर रहा है कि इस उम्र के बच्चे उपयुक्त विकास का स्तर को प्राप्त कर लेते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल ये सही दिया गया है। स्कूल 6 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं देता है, ये तो गलत दिया गया है। तो इस तरह से देखिए यदि केवल एक अनुमान अंतर्निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ा सा आपको आपका जो कॉमन सेंस है अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए ट्रेन कंपार्टमेंट में चेतावनी लिखा रहता है कि ट्रेन रोकने के लिए चैन खींचे,
ठीक है। अनुचित उपयोग के लिए 500 रुपये का दंड देना पड़ेगा और वहाँ पर कारावास की भी कुछ सजा होती है, इस तरह से लिखा रहा था। अब यहाँ पर अनुमान में देखिए कुछ व्यक्ति अलार्म चैन का अनुचित प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कहीं कहीं जो है बदमाश लोग होते हैं वो ट्रेन का चैन पुलिंग कर देते हैं और उतर जाते हैं। उसके बाद देखिए कुछ विशेष अवसरों पर व्यक्ति चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं, बिल्कुल सही दिया गया। ये भी हो सकता है किसी का पर्स गिर जाए, कोई बच्चा गिर जाए या कोई अन्य सामग्री गिर जाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस स्थिति में ट्रेन को रोकना अनिवार्य हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों सही दिया गया है, यानी कि 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं इसमें, है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 42 नंबर है। हाँ, यहाँ से देखिए ये 42 नंबर है, यहाँ प्रश्न दिया गया है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न है। अब देखिए ये इतना लंबा चौड़ा जो दिया गया ना, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ करके इसका आंसर पहले तैयार कर लेना है क्वेश्चन के अनुसार, और फिर इसमें से जो चुना गया है प्रश्न दिया गया उसमें से चुन करके आपको आंसर बताना है। तो मैं आपको ये पूरा जो है दिखा देता हूँ, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, सक्सेस केंद्रा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, करीब 22,000 के आसपास वहाँ पर सब्सक्राइबर है, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए मैं सीधे आंसर बताते चलता हूँ, जो लोग सॉल्व करना चाहेंगे सॉल्व कर लेंगे। 42 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसका रीजन भी दिया गया। कह रहा है कि बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। जो साइंस आपने पढ़ा होगा कि बेरी जो है यह विटामिन B1 की कमी से होता है, ये तो गलत हो गया। विटामिन की कमी से ये बीमारी होती है, बिल्कुल सही। बेरी विटामिन के कारण होता है, तो केवल आर जो है ये सही दिया गया। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ हो जाएगा ए गलत है किंतु आर सत्य है, यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती, ये गलत है। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये आपको पता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर गलत है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा 6 व्यक्ति हैं और ये वृत्त पर जो है केंद्र की तरफ जो है मुंह करके बैठे हुए हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान होता है। मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म गरीब माता पिता पर बोझ है, और यहाँ पर कार्रवाई में दिया गया है कि गरीब अभिभावकों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना बंद कर देना चाहिए। उसके बाद दूसरा में कह रहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म पर स्कूल माली सहायता दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि केवल कार्रवाई दो अनुसरण करती है, गरीब अभिभावक की स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना बंद कर देना चाहिए, ये तो उचित समाधान नहीं है। हाँ, उनको जो है इस पर कुछ हेल्प देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है क्योंकि बच्चे आय अर्जित करने की गतिविधियों में अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 कार्यवाही दिया गया है, दोनों को पढ़िएगा कि माता पिता को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जन जागरूकता कार्यक्रम का शीघ्र विस्तार किया जाना चाहिए और मुआवजा एक उपाय नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल कार्रवाई एक अनुसरण करती है। ठीक है, कोई जो है इस तरह की जागरूकता फैलाना चाहिए पेरेंट्स में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत है, निष्कर्ष कर है कि स्वस्थ लोगों की दवा की ज़रूरत नहीं है और लोग अपने घर में दवा रखते हैं। बताइए इसमें से सही क्या हो जाएगा। उसी प्रकार से सभी प्रश्न हैं रीजनिंग के जैसा अभी हम लोगों ने देखा था। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि यदि केवल एक निष्कर्ष निकलता है, स्वस्थ लोगों की दवा की ज़रूरत नहीं होती है और लोग अपने घर में दवा रखते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या से कई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा, बिल्कुल ये सही कह रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए जनसंख्या जो है इसके कारण बहुत सारे संसाधन का ह्रास हो रहा है, तो इसका संबंध क्या है। जब संसाधन का ह्रास होगा तो राष्ट्र अपने नागरिकों को एक उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा, तो यानी कि दूसरा सही है। जनसंख्या नियंत्रण से इसमें कहीं भी कोई बात नहीं कही गई है।
इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 इससे निकलता है। अब देखिए यहाँ से खंड 4 जो है, यहाँ से अब सामान्य जानकारी जिसमें कि साइंस के भी प्रश्न होंगे, जीके जीएस के प्रश्न होंगे। देखिए बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा जाता है। आप इजीली फ्रेंड्स 95 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पता है झारखंड से। गीतांजलि की रचना किसने की है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार जी हैं, और राज्यपाल जो है ये फागू चौहान है, याद रखेंगे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं, मैंने ट्रिक से वीडियो बनाया, हुमायूं। तो यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए दीन इलाही किसने प्रारंभ किया था? तो ये अकबर ने इसको प्रारंभ किया था। दीन इलाही जजिया कर को समाप्त किया था इसने, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। दूसरा युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में। और तीसरा जो हुआ था वो आपका हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में। हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूंनामा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पूछा गया? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखेंगे। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम जो कि वैशाली में, यहाँ वैशाली भी दिया गया लेकिन एक पार्टिकुलर प्लेस दिया गया है कुंडग्राम, तो राइट आंसर कुंडग्राम हो जाएगा। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये पावापुरी में हुई थी, राजगीर में। कौन सा वेद प्रथम है? तो क्रम हो जाएगा आपका सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद और आखिरी अथर्ववेद। तो पहला ऋग्वेद हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गैंगटोक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये आपको भी पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो पटना जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ताजमहल किस शहर में स्थित है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ताजमहल किसने बनवाया था यह भी आप कमेंट करके बताएंगे। गुलाबी नगरी किसको कहा जाता है? पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो ये अरविंद केजरीवाल जी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी के जैवमंडल में सम्मिलित होता है। तो जैवमंडल में जो है सम्मिलित इनमें से सभी होंगे, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। तो ए बी सी सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी स्थान को डैश के सहायता से सहयोग से दर्शा सकते हैं। तो यह आपका अक्षांश और देशांतर यानी कि ए और बी दोनों सही आंसर इसका हो जाएगा। बिहार की राजधानी कौन है? तो बिहार की राजधानी पटना है। उसका बाद बिहार के राज्यपाल कौन है? अभी मैंने बताया फागू चौहान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। डेट भी याद रखेंगे 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कोसी नदी किस राज्य में बहती है? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, आपको याद भी होगा। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया, हालांकि थोड़ा सा लेवल जो है 2020 में 2021 में बढ़ाया गया था प्रश्न का, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद देखिए कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद भारत का करेंसी रुपया है तो बांग्लादेश का करेंसी टका हो जाएगा। मायोपिया आँख से संबंधित बीमारी है तो मेनिंजाइटिस जो है यह मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। कौन पृथ्वी का भाग है? तो पृथ्वी में अभी मैंने देखा था कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल ये तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्यतया जिम्मेदार है। अभी यहाँ पर देखिए मुख्यतया लगाया गया है, तो ये आपका CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जकार्ता किस देश की राजधानी है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। उसके बाद देखिए थाईलैंड का बैंकॉक, मलेशिया का जो है कुआलालंपुर, मॉरिशस का पोर्ट लुइस। उसके बाद देखिए भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो पश्चिम में, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है। भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है?
तो श्री राजनाथ सिंह जी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। RTE एक्ट, अब यहाँ पर देखिए RTI नहीं है, RTE है, राइट टू एजुकेशन। 2009 एक्ट जो है 21 वर्ष लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। RTI अगर पूछे राइट टू इंफॉर्मेशन तो यह है 2005 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे, तो ये जनसंघ के थे। उसके बाद देखिए अग्नि की उड़ान, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर जो है पुस्तक लेखक कौन है, यहाँ पर देखिएगा अग्नि की उड़ान, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। राज्यों में राष्ट्रपति 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है, तो ये सिस्मोग्राफ है, वायुदा बैरोमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, अब यहाँ सेक्शन 5 जो है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। अब देखिए यहाँ से जो है 25 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट से संबंधित। समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है, तो देखिए इसका मूल कारण जो है अच्छे अध्यापकों की कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इनमें से कौन 3R, यहाँ पर देखिए 3R जो है का भाग नहीं है, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बोलना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। और ये आपका यहाँ पर अंग्रेजी में देखिए ज़्यादा सुविधा होगा, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, स्पीकिंग नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है, बताइए सही आंसर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा संकेत भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मूक बधिर जो होते हैं ना, इनको साइन लैंग्वेज, इशारा होता है, इशारा से ये लोग बात करते हैं। जो विद्यार्थी मूक बधिर, नेत्रहीन या कुछ अयोग्यताओं में कमतर होते हैं, उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है, बताइए। तो ये नया शब्द जो है ये दिव्यांग है। ठीक है, दिव्यांग अब इनको कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए, बताइए क्या पालन करना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा, सभी हो जाएगा इनमें से। तेज सीखने वालों को पढ़ाना, मध्यम गति से सीखने वालों को भी पढ़ाना, और जो भोदू होते हैं, जो थोड़ा कम समझदार होते हैं, धीमी गति से सीखने, सभी को पढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय का शब्द उपयोग किया जाता है। प्राथमिक विद्यालय, तो प्राथमिक विद्यालय जो उपयोग किया जाता है ये 1 से 5 तक का। ठीक है, उसके बाद मिडिल हो जाता है, फिर आपको पता है कि हाई स्कूल होता है। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों को कोई संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका, खाली स्थान दिया गया है, की तरफ बढ़ना है। तो ये आपको ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनसे क्या होगा कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा नोन टू अननोन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि, खाली स्थान दिया गया है, वर्ष पूछा गया है, बताइए राइट आंसर। तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण क्या है इसमें से। तो सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। अगर वो अपने कार्य में संलग्न नहीं रहेंगे तो वो जो है हरकत करेंगे स्कूल में, क्लास में, तो इसीलिए उनको जो है बिजी रखना पड़ता है। उसके बाद एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु में उसको दक्षता होना चाहिए, यानी कि जो है उसको यहाँ पर देखिए एक्सपर्टीज इन सब्जेक्ट कंटेंट। उसके बाद देखिए अगला है कि एक सेमेस्टर में कितने महीने की अवधि का होता है। तो एक सेमेस्टर 6 महीना का होता है, आपको भी पता होगा। अगला प्रश्न है कि सकारात्मक अधिगमन, यहाँ अंग्रेजी में देख लीजिएगा पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसको कि सीखने का यहाँ पर सकारात्मक अधिगमन, परिवेश का तत्व जो है इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से तत्व जो नहीं है वो बलपूर्वक नियंत्रण जो है ये नहीं है। उसके बाद देखिएगा विद्यालय में NCC किसके अंतर्गत आती है। तो NCC जो है यह किसके अंतर्गत आती है, सैन्य क्रिया की। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है। साहित्यिक क्रिया इसमें से कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो ये आपका NSS जो है, NSS ये जो है साहित्यिक क्रिया नहीं है। उसके बाद देखिए यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें, बताइए, तो उन्हें जो है क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था
उसके बाद देखिएगा कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है, तो ये आपका हो जाएगा 2 वर्ष की होती है। उसके बाद देखिएगा कि एक विद्यालय में निम्न में से कौन वांछित नहीं है, वांछित नहीं है बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा दैहिक दंड, ठीक है, ये वांछित नहीं है, बाकी सभी जो हैं जरूरी हैं। उसके बाद देखिएगा विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है, तो एक उत्तरदायी कारण जो है वो आपका हो जाएगा शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों में अधिगम यानी कि सीखने के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी है, तो सबसे प्रभावी जो है निर्देशित क्रियाएं हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए गाइडेड एक्टिविटीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्यार्थी की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है, बताइए, तो ये आपका हो जाएगा कक्षा व्याख्यान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर क्लास लेक्चर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, बताइए, सबसे बड़ी समस्या जो है कौन सी है, तो सबसे बड़ी समस्या जो है ये आपका हो जाएगा विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम यानी कि सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है, तो सबसे बड़ा गुण उनमें होना चाहिए सीखने हेतु जिज्ञासा, ठीक है, जो क्यूरियोसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए सीखने के लिए। कौन से अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा खेलों का आयोजन नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा लाइब्रेरियन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिस शिक्षण संस्थान में अध्ययन है तो उम्र का कोई बंधन नहीं होता है, उससे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है खुली शिक्षण संस्थान, ठीक है, उसको कहा जाता है ओपन यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसे शेयर कर दीजिए।